आइए अपने जो करंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और जो भी आने वाले एग्ज़ाम है जैसे आरएएस प्री का हो गया, उनमें इनकी झलकियाँ आपको ज़रूर मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं इसको अपने। सबसे पहली बात तो आप जानते हो कि गणतंत्र दिवस आने वाला है, रिपब्लिक डे। हालांकि तब भी हम बात करेंगे इसकी। ये जो गणतंत्र दिवस आने वाला है ये है 26 जनवरी 2025। क्लियर? 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। देखिए, एक तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा गणतंत्र दिवस होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा देखिए, ध्यान रखें। सबसे पहले जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो 1950 में मनाया गया था। जब आप 1950 में मनाओगे तो आप खुद देख लीजिए, 2025 के आधार पर 25 और 12 में से 5 गए 7, 75। तो कौन सा गणतंत्र दिवस हो गया ये? 76वां हुआ। 75 वर्ष पूरे हुए हैं, बस यही बात आपको समझा रहा था। तो ध्यान रखना, ये जो गणतंत्र दिवस है ये तो है 76वां। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ी कर बैठोगे। लेकिन यदि आपसे ये पूछ ले कि भारतीय गणतंत्र के कितने वर्ष पूरे हुए हैं, तो कितने हो जाएंगे? 75 वर्ष। तो आप यहां पर, मैं चाहूंगा यहां लिख भी दो, 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ठीक है, आइए देखो, अब ये कॉमन बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हम करते हैं। मैं थोड़ा बता देता हूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। कुछ डेट्स हैं, उनका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। संविधान सभा के संबंध में भी है। जैसे 26 नवंबर 1949, ये एक महत्वपूर्ण डेट है जिस पे क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मप्रेरित किया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान को पारित किया गया था। ठीक है ना? इन चारों क्वेश्चंस का एक ही आंसर होता है 26 नवंबर 1949। ये ध्यान रखना, जिसको लिखना हो वो बाद में जब यूट्यूब पे आए तो लिख लेना उसको। समझ में आई मेरी बात सारी? ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है। इसके लिए एक ही बात होता है, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है ना? अब होता क्या है कि हम गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बुलाते हैं। तो देखिए, यदि मैं आपसे ये कहूं कि इस गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, छोटी बात नहीं होती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, तो ये है प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो, ये नाम याद हो जाना चाहिए। पिछली बार जो है एमेनुअल मैक्रो थे, फ्रांस के राष्ट्रपति, उन पे भी क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना। प्रबोवो सुबियांतो, ये जो प्रबोवो सुबियांतो है ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है ये। तो आपसे हो सकता है इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो प्रबोवो सुबियांतो है ये। क्लियर होगी बात सारी? ठीक है, अब आप देखिए, यहां आपके लिए जो एक और अच्छा क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि ये जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, क्या इससे पहले कभी आए हैं? तो बड़ा अच्छा एक पॉइंट बनता है। देखिए, जो भारत में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, फर्स्ट रिपब्लिक डे जो मनाया गया था, ये मनाया गया था
26 जनवरी 1950 को। इस समय जो मुख्य अतिथि थे, ये थे डॉक्टर सुकर्णो। ध्यान रखना, डॉक्टर सुकर्णो थे। और ये जो डॉक्टर सुकर्णो थे, ये इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस समय ताजा ताजा इंडोनेशिया आजाद हुआ था, ब्रिटेन से आजाद हुआ था, जैसे हम 47 में आजाद हुए थे। तो ये ताजा ताजा आजादी हुआ था और ये पहले राष्ट्रपति बने थे, और हमने इसको हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट कर लिया था। इंडोनेशिया के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस के एंगल बनते हैं। ये मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराया हुआ है, ध्यान रखना। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, इस्लामिक देश कह सकते हो आप इसको। जकार्ता इसकी राजधानी है। नई प्रस्तावित राजधानी इसकी नुसंतारा है। आप जानते हो कि यहाँ पर एक सुंडा जल संधि है, उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको पहले करवाई हुई हैं, ये आप देख लेना। इंडोनेशिया के जो मूल निवासी होते हैं उनको डायक कहा जाता है। इंडोनेशिया में रामायण को बहुत महत्व दिया जाता है। तो ये इंडोनेशिया के संबंध में एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक, आइए अब आपको देखिए, हल्का सा आपको ये ध्यान रखना है कि 2023 में 2025, ठीक है ना, 26 जनवरी 2024, मतलब इससे पहले ये था आपका 75वां गणतंत्र दिवस। इस पर मुख्य अतिथि कौन थे? इस पर मुख्य अतिथि थे एमेनुअल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति। चले, और जो 74वां था, ये था 26 जनवरी 2023 को। इसमें जो थे, ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी। ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। ये मिस्र के राष्ट्रपति थे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सुमेलित कराने वाला क्वेश्चन बनता है यहां पर, किसी भी रूप में आपसे इसको पूछा जा सकता है। तो कम से कम ये 2-3 आपको ध्यान रखने हैं, तभी बात बन पाएगी। और एक क्वेश्चन आ भी चुका है और आपको वो ध्यान देना है। देखिए, इसके बाद आता है 26 जनवरी 2022। इससे पहले आता है 26 जनवरी 2021। समझे ना, ये जो दो हैं, आप 73 कह सकते हो, और ये 72 ये है। यहां पर जो चीफ गेस्ट है, मुख्य अतिथि, ये नहीं थे। यहां पर मुख्य अतिथि नहीं थे, ध्यान रखना, कोरोना के कारण। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। किस वर्ष मुख्य अतिथि नहीं आए? आ गया था, उसमें ऑप्शन बड़े अच्छे दिए थे, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, ऐसे दिया था ऑप्शन इसके अंदर। क्यों? कोरोना के कारण आए नहीं थे, तो हमने कईयों ने तो लगा दिया होगा 2019, ज्यादा 2020 लगा दिया था, जबकि भारत में जो लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 के आसपास लगा था, और मार्च से पहले जनवरी आ गया था, और जनवरी में आ गए थे चीफ गेस्ट। समझे ना। तो 2021, 2022 में ये चीफ गेस्ट नहीं आए थे, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। क्लियर होगी बात सारी? अब ये मैंने एक बेसिक बात आपको बता दी है, और इस बेसिक बात को आपने ध्यान में रखना है,
और जैसे जैसे आगे, अब ये गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, अगले संडे को है ये, तो आप ध्यान रखना क्या क्या बातें होती है। पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार एमसीक्यू अपने करते हैं तो आप जानते ही हो कितने महत्वपूर्ण है, आते रहते हैं वो सारे, ठीक है ना। तो उस पर अपनी नज़र रखना पूरी, क्या विशेष बात होती है। इससे पहले पराक्रम दिवस भी आएगा, ठीक है ना, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन की स्मृति में। ये चीज़ें ऐसी है जो लगभग फिक्स होती है, मैंने बहुत बार आपको करवाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई पहली बार बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा, ध्यान रखें ये, ठीक है ना। तो ये एक आधार मैंने बता दिया है, जब पद्म पुरस्कार वगैरह और आ जाएंगे तब हम इसको एक और रिवीजन के तौर पर और कर लेंगे इसको। चलिए अब आइए, अब देखिए एक इकोनॉमिक्स से संबंधित नया अपडेट हमारे सामने आया है, इसको बिल्कुल भी मत भूल जाना, बिल्कुल भी मत भूल जाना इसको, ठीक है। देखिए होता क्या है, दो तरीके के वर्ष होते हैं, इकोनॉमिक्स में बात कर रहा हूं, दो तरीके के वर्ष होते हैं। एक होता है स्थिर, एक होता है चालू, ठीक है ना। स्थिर मूल्यों पर वर्ष और चालू मूल्यों पर वर्ष। चालू मूल्य तो वो होता है जो करंट ईयर चल रहा होता है, उसकी छोड़ दीजिए अभी एक बार, क्योंकि उसको बताने में वक्त लग जाएगा अभी। एक होता है स्थिर वर्ष, स्थिर मूल्यों पर वर्ष होता है, वो एक मानते हैं, एक आधार वर्ष के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जैसे हम एक लाइन लिखते जाओ साथ साथ, चलो। स्थिर मूल्यों पर, मूल्यों पर, एट स्टेबल प्राइस, इंग्लिश में लिखना चाहो तो एट स्टेबल प्राइस, स्थिर मूल्यों पर जीडीपी व राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आधार वर्ष, स्थिर मूल्यों पर जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ये, ठीक है ना, सकल घरेलू उत्पाद। भारत में जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है उसको हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। याद कीजिए, आपको पूरा करवाया जाता है किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। हालांकि इसकी कई शर्तें होती है, वो अब देखो नहीं कर सकते अपने, ये जीडीपी ये होता है। नेशनल इनकम आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद कीजिए, डायग्राम बना के करवाया जाता है आपको। अब उसमें एक अपडेशन है, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए आधार वर्ष जो था, ठीक है ना, मैं पूरा थोड़ा सा पीछे का लेके बता रहा हूं मैं। एक आधार वर्ष था 2004-5, ठीक है ना, इसको बदल दिया गया, मतलब कन्वर्ट कर दिया गया। कब किया गया? 2015 में, ठीक है ना, 2015 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया और ये बन गया 2011-12। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जब ये बदला था उसी टाइप का क्वेश्चन, अब देखो 2015 में इसको बदला, मेरी मैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता हूं, थोड़ा अलग टाइप का बन सकता है, इसलिए मैं शब्दों की तरफ ध्यान मत देना, बस मेरे ये अर्थ समझने का प्रयास करना कि ये कितना महत्वपूर्ण है। आरएस का एक पेपर हुआ था 2016 के अंदर, तब इस टाइप का क्वेश्चन आया था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, जब ये हलचल सी मची थी ना, मुझे याद है कोई दूसरा सूचकांक पूछ लिया था, ऐसा सा कुछ था, तब ये आया था ये, ठीक है ना, जो भी है चलो, ठीक है ना, 2011-12। तो आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि स्थिर मूल्यों पर जीडीपी और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12, ठीक है ना। अब ये जो है 2022-23, ये नया अपडेशन है, लेकिन इसको करने से पहले ध्यान रखना, देखो
दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये जो आधार वर्ष है ये किसने बताया है, मतलब इसके लिए कोई समिति गठित की गई थी होगी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है सुझाव देने वाली समिति के अध्यक्ष, सुझाव देने वाली समिति के अध्यक्ष ये है प्रोफेसर विश्वनाथ गोलकर। देखिए आपसे यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि प्रोफेसर विश्वनाथ गोलकर, ठीक है ना, समिति किससे संबंधित है, तो नेशनल इनकम की गणना के लिए जो आधार वर्ष रखना है उससे संबंधित थी ये। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कैसे पूछा जाएंगे, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के लिए सलाहकार समिति। ध्यान रखना, मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना, इतना महत्वपूर्ण है ये 2-3 साल तक रहेगा आपके, 2-3 साल के आगे भी चलता रहेगा, माफी चाहूंगा, इसके आगे भी चलता रहेगा। तो आपसे यहां से इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स से संबंधित जो एडवाइजरी कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर विश्वनाथ गोलकर। अब ये जो आधार वर्ष है, अब मेरी बात को गौर से देखना, ठीक है ना, ये फरवरी 2026 से लागू होगा। ध्यान रखना, ये गड़बड़ी मत कर देना, फरवरी 2026 से लागू होगा ये। इसको इस रूप में मत लेना कि 2026 में लागू होगा तो अब थोड़ी पूछ लेंगे, अभी पूछेंगे। वो आपसे क्या कहेगा, नेशनल इनकम और जीडीपी की गणना के लिए जो आधार वर्ष है वो कौन सा है, 2000, हाँ कर दी ना गलती, अभी 2022-23 नहीं है, 2011-12 है। मैंने क्या लिखा है, 2026 में लागू होगा। तो ये जो है ये वर्तमान आधार वर्ष है, ध्यान रखना। समझे ना, आज की डेट में। अब आपसे यहां कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे यह पूछेगा कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की सलाहकार समिति ने निम्न में से किस वर्ष को आधार वर्ष बनाने का सुझाव दिया है। अब वो दे देगा 2022-23, 2023-24, 2021-22, मजे लेगा वो। समझे बात को, ऐसे होता है ये क्वेश्चन, इस तरीके से बनेगा ये। तो ये वर्तमान आधार वर्ष है, ये ध्यान रखना। क्या मेरी ये बात समझ गए होंगे, 2026 वाली, ध्यान रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर विश्वनाथ गोलकर का संबंध किससे है, दे देगा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, गरीबी, दूसरा दे देगा बेरोजगारी। आपको अपने वाला आ गया, चलो ठीक है ये करने दो। समझे ना बात को, ये ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, ठीक है ना। इसको देखो, इसको ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्ष, इसको ऐसे भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो इंग्लिश में लिखना चाहे वो लिख सकता है। जल्दी जल्दी उतार लीजिए, एक और बढ़िया सा करेंगे अपने। ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा, ये कभी रुकते नहीं है, ये रुकते नहीं है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, मेरी बात को नजरअंदाज मत करना। लेकिन इसमें गलती होने के चांस बहुत होती है, इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे आपको रोक कर समझा के बताया है ये। और जो बच्चे इकोनॉमिक्स कर चुके हैं वो नेशनल इनकम जहां मैंने आपको करवाई थी वहां पर जाकर उसको ऐड कर लेना। नए बच्चे हैं तो उनके लिए तो नया आ ही जाएगा, वहां भी लिखवा देंगे इसको।
जल्दी करो भाई। हो गया? चले, चलिए। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो मैं बात करने जा रहा हूं टाइगर के संबंध में। टाइगर, आइए। टाइगर, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइगर, बाघ, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं है कि इसके संबंध में कोई अपडेट आया और उस पर क्वेश्चन आया ना हो। आज तक तो देखिए कभी हुआ नहीं जा, चाहे वो राजस्थान के संबंध में पेपर उठा के देख लो, कहीं भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये टाइगर हैं। बेसिक बात तो यही है कि भारत का ये राष्ट्रीय पशु है, पैंथरा टाइग्रिस इसका जूलॉजिकल नेम है। और यदि हम एक और पशु की बात करें तो नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है हमारा, राष्ट्रीय विरासत पशु भी है, वो हाथी है, ठीक है ना। वो चलो बाद में आप देख लेना जो भी है। यहाँ ये जो टाइगर है, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ थोड़ा सा। देखो टाइगर रिजर्व होता है एक, ठीक है ना। 2 मिनट रुक जाइए, सिर्फ मेरी बात मुझे सिर्फ बता लेने दीजिए, नहीं तो तुम लोग क्या 57वें 98वें में ऐसे कंफ्यूज होंगे कि निकाल ही नहीं पाएगा कोई तुमको। एक टाइगर रिजर्व होता है, ठीक है ना। तो टाइगर रिजर्व है, जैसे हम बात करें हमारे राजस्थान के अंदर 5 टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। तो नेशनल पार्क वगैरह अभ्यारण्य हो गया, इनको हम घोषित करते हैं। लेकिन इसके लिए घोषित करने का प्रावधान क्या है? सबसे पहले जो देखिए इसको जो मंजूरी देता है, ठीक है ना, टाइगर रिजर्व को सबसे पहले जो मंजूरी देता है वो देता है आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी, ये करता है। आप इसको नाम सुना होगा NTCA, ये देता है, ये मंजूरी देता है, ध्यान रखना, ये मंजूरी देता है। अब ये देखो, ये जो मंजूरी देता है वास्तव में सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ही आता है, ये मंजूरी देता है। मतलब एक तरीके से ये भारत सरकार है, सिंपल सी बात है ये, ठीक है ना। ऑथोरिटी है, हालांकि देखिए ऑथोरिटी अलग चीज हो जाती है, लेकिन एक समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं भाई, राजस्थान का तो है नहीं, इतना तो आप समझते ही हो। तो ये जो है इसके ये इससे संबंधित जो मिनिस्ट्री है वो होती है केंद्रीय वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। बताइए इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, ठीक है, समझ में आई बात सारी। अब हुआ क्या है, ये करता है, उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अधिसूचित करती है, ठीक है। लेकिन इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिसूचित करना होता है, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, हमारे सामने जो नई बात आई है, एक बार इसको उतारिए आप, फिर बताता हूं आपको।
पूरा लिखा दूंगा आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। जल्दी जल्दी करो थोड़ा सा। चले आइए, अब टाइगर रिजर्व जो है भारत का 56वां टाइगर रिजर्व, ये है गुरु घासीराम तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीराम, ये जो गुरु घासीराम तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। और ये बना था नवंबर 2024 के अंदर, ठीक। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व, ये है रातापानी वन्य जीव अभयारण्य। रातापानी वन्य जीव अभयारण्य है, ये है आपका रायसेन के अंदर, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। और ये जो बना था, ये बना दिसंबर 2024 के अंदर, दिसंबर 2024 के अंदर। चले, ये है। अब ये है मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है ये। और भारत का कौन सा है? 57वां। तो आज की डेट तक भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 57। ध्यान रखना, आज की डेट तक, ठीक है ना। हो सकता है कल क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। आप यहां लिख सकते हो जनवरी 2025 की अंतिम स्थिति। जनवरी 2025 की अंतिम स्थिति, ये भूल के भी मत भूल जाना। भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं? जो राजस्थान के बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें, राजस्थान के एग्जाम में ये बहुत बार आता है। राजस्थान के अंदर जो है आज की डेट तक 5 है ये, ठीक है। मैं बोलचाल में बोल देता हूं, सरिस्का है, रणथंभौर है, मुकुंदरा हिल्स है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। ये 5 है टोटल, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। लिखना हो तो बाद में लिख देना, लेकिन ये राजस्थान के एग्जाम में बहुत आता है। मैं बता दूं, इंडिया लेवल पर जो पूछा जाएगा वो यहां से या यहां से, क्योंकि दोनों नए हैं। अब किस रूप में आपसे पूछ लेगा कुछ नहीं कह सकते। समझ में आई मेरी बात सारी? ठीक है। आइए
अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, चलो आइए देखिए, अभी एक नाम और सुन रहे होंगे आप अखबारों के अंदर, वो नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के लिए एनटीसीए ने मंजूरी दी। ठीक है, अब इसने मंजूरी तो दे दी है इसके प्रस्ताव को एनटीसीए ने, लेकिन अभी मध्य प्रदेश सरकार ने इसको अधिसूचित नहीं किया है, क्योंकि ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। आपको यहां विशेष रूप से बात ध्यान रखनी है, हो सकता है कल ही ये बात बदल जाए। आपको यहां लिख देना है, इसे अब तक मध्य प्रदेश सरकार ने अधिसूचित नहीं किया है। ध्यान रखना, जिस दिन ये कर देगा उस दिन केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय भी कर देगा, और ये हो जाएगा भारत का 58वां टाइगर रिजर्व। तो जिस दिन ये न्यूज में आएगा ना, तो आपका ये बैकग्राउंड काम आएगा। ठीक है ना, ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा, इनको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। ये वो चीज, ये तो रच बस जाने चाहिए पूरे। चले आइए, अब कुछ चीजें और हैं, जैसे टाइगर डे, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में बाघ गणना ये 4 वर्ष के अंतराल पर होती है। टाइगर की जो गणना होती है ये 4 वर्ष के अंतराल पर होती है। तो 2018 में जो भारत में बाघ थे, ये आंकड़ा याद रखना है, टोटल भारत के अंदर जो बाघ थे ये 2967, मतलब मोटे तौर पर आप कह सकते हो 3000। लेकिन मैं चाहूंगा कि इनको आप थोड़ा एक्यूरेट याद रखें तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना। और 2000 अब फिर कब होगा, 22 में ये 3682। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अभी आप ये कह सकते हो कि 3500 के आसपास हमारे बाघ हैं। ठीक है, और आप वैसे आप जानते हो कि सबसे ज्यादा बाघ जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश के अंदर है, ये 3682। भूल मत जाना। अब जो गणना होगी वो कब होगी, 2026 के अंदर। ध्यान रखना, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं। ये आंकड़े अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा था संसद में, उसमें दिए गए थे ये, तो ऑथेंटिक आंकड़े हैं ये पूर्ण रूप से। ठीक है ना। एक आंकड़ा और दिया गया, इसमें यह कहा गया कि हमने इतनी कर दी, तो यहां जो वृद्धि हुई है, ये भी आंकड़ा काफी चर्चा में रहा था। ये जो वृद्धि हुई है ये है 24.1% की, मतलब 2018 से 2022 तक भारत में बाघों की संख्या में 24% की वृद्धि हुई है लगभग। चले, होगी बात सारी क्लियर। चलिए जी, अब ये है एक, चलते चलते और बताऊंगा, लेकिन वो उसकी डिटेल हम बाद में करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं
वी रामा सुब्रमण्यम, वी रामा सुब्रमण्यम। ये भी ऐसा कभी हुआ नहीं कि नए बने हो और वो क्वेश्चन आया नहीं हो। इससे पहले अरुण मिश्रा थे, वो भी आया था। पहला रंगनाथ मिश्र कई बार पूछा गया है, मानवाधिकार आयोग। राजस्थान के संबंध में यदि आप बात करते हो तो आज मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आपको लगे तो देख लेना। अभी जो आरएएस का पेपर होगा फरवरी 2025 के अंदर, 2 फरवरी को, उसके अंदर 99%, 1% का कुछ भी नहीं कह सकता, इधर उधर भी हो सकता है। उसके अंदर 99% मानवाधिकार आयोग से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा। ज्यादा चांस राजस्थान के हैं, ज्यादा चांस। भाई राजस्थान का जो मानवाधिकार आयोग है ना, ज्यादा चांस उसके होते हैं, दूसरा चांस इसके हैं। 99%, 1% कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन वो किस रूप में आएगा ये वक्त बताएगा, देखेंगे, उस टाइम बात करेंगे अपने। क्लियर होगी बात सारी? तो करंट जीके में आज हम इतनी ही बात करेंगे।